तो चर्चा को तो हम शुरू करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, पहले चरण का मतदान जो कि अब खत्म हो चुका है। पहले चरण का मतदान जिसमें शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको बता दूं 60.13%। ये शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है। पटना की मैं बात करूं तो 5 बजे तक 55.02% मतदान हुआ। भोजपुर में 5 बजे तक 53.24% मतदान हुआ है। नालंदा की बात कर लें तो 57.58% मतदान हुआ है। बक्सर में 55.10% मतदान। गोपालगंज की बात करें तो 64.96% मतदान हुआ है। सिवान की बात करें 57.41% मतदान। सारण में 60.90% मतदान। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 64.63% मतदान। शाम के 5 बजे तक की ये वोटिंग परसेंटेज है जो मैं आपको बता रही हूँ। वैशाली में शाम 5 बजे तक 59.45% मतदान हुआ है। दरभंगा में 58.38%, समस्तीपुर में 66.56%, मधेपुरा में 65.74%, सहरसा की बात करें तो 62.65%, खगड़िया में 60.65% और मुंगेर में 5 बजे तक 54.90%। लखीसराय जहां पर काफी हंगामा भी देखने को मिला, वहां पर 62.76% मतदान हुआ है। और शेखपुरा की बात कर लें तो 52.36% मतदान हुआ है। 6 बज चुके हैं, मतदान खत्म हो चुका है। जाहिर है जो लोग वहां पर मौजूद होंगे वही अब वोट डाल सकते हैं, लेकिन ये जो वोटिंग परसेंटेज है 60.13%, ये क्या कुछ कहता है। जिस तरीके से आज मतदान हुआ, लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली, इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। निरंजन जी, पहला सवाल आप ही से पूछ लेती हूँ। 5 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज आ चुकी है, अब 6 बज चुके हैं। जाहिर है ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। पहले फेज का चुनाव क्या लग रहा है? निश्चित रूप से ये बढ़िया परसेंटेज है पिछली बार की तुलना में। पिछली बार लगभग 57% वोट पड़े थे। इस बार अगर 5 बजे तक 60% को क्रॉस कर गया है। हालांकि 1 बजे तक फर्स्ट हाफ तक जो है रफ्तार काफ़ी तेज थी। 1 बजे तक ही 42% हो गया था। उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये 6 बजे तक चूंकि मतदान होना है, अभी तक जो लाइन में लग गए होंगे उन सारे लोगों को वोट देने दिया जाएगा, तो ये 65% पे जाके लगभग ये सेटल होगा उसके आसपास। तो अगर 65% जाता है तो ये एक्सपेक्टेड लाइन पे है, बिकॉज जो SIR का करेक्शन हुआ है, शुद्धिकरण हुआ है, उसमें करीब जो है 61 लाख जो है टोटल वोटर काउंट जो है कम हो गया है वोटर लिस्ट में। तो वोटर लिस्ट में इतना काउंट कम हो गया है और ये सारे निष्क्रिय थे, मृतक थे, डुप्लीकेट थे, स्थानांतरित लोग थे, शायद कुछ उसमें अवैध घुसपैठिए भी रहे होंगे। तो ये सारे लोग थे, अब उनकी संख्या कम हो गई है, तो परसेंटेज ऑब्वियसली जो है लगभग 7-8% जो है मैथमेटिकली गणित के हिसाब से वो बढ़ जाना चाहिए, जो कि 57 में हम 7-8% जोड़ते हैं तो 64-65 पे जाके वो सेटल होता है। प्लस ये भी हुआ है कि छठ में बहुत सारे लोग जो आए हैं बिहार में वो वोट देने के लिए रुके हैं, इस कारण भी आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार कोविड जैसा अफरा तफरी का माहौल भी नहीं है, मौसम भी बड़ा सुहाना इस वक्त है बिहार में, और कुछ नई पार्टियां भी हैं, ढेर सारे नए मुद्दे भी हैं। तो इन सारे कारणों से मतदाताओं के भीतर एक उत्साह है। तो ये 4-5-6 फैक्टर मिलकर ये आपको एक बूस्ट दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है ये बड़ा हेल्दी संकेत है कि लोग बिहार में इतनी बड़ी संख्या में वोट दे रहे हैं। वरना 60% प्लस वोटिंग तो देखे हुए हम लोग तरस गए थे बिहार के अंदर, और ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही हेल्दी जो है इंडिकेशन है। बिल्कुल, मतलब इसको अच्छा माना जा रहा है। बिल्कुल। हमारे मैनेजिंग एडिटर मिहिर जी जुड़े हुए हैं। मिहिर जी, लंबे समय से आप खुद बिहार से हैं, लंबे समय से वहाँ की राजनीति को देख रहे हैं, कितने चुनाव आपने देखे होंगे, क्या लग रहा है जो ये वोटिंग परसेंटेज है? अभी न्यूज़ रूम में भी हम लोग यही बात कर रहे थे, जबकि पहले जो है बहुत तेज़ी देखने को मिली, अब लगता है ये आंकड़ा 65+ जाएगा अब 6 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज जो आएगी। देखिए श्रद्धा, अभिरंजन अभी जो कुछ भी बता रहे थे वो सब सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट नंबर है उस नंबर में पहला डिजिट 6 है, यानी 60। चाहे अभी तक 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो 60+ दिखा रहा है, और अभी 6 बजे तक बहुत जगहों पे होगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आ चुके हैं, वोट अभी डाल रहे होंगे। तो इस आंकड़े को आप फाइनल मत मांगिए, जैसा कि वो कह रहे थे 60-65% के आसपास जो वहाँ तक ये जा सकता है। अब ऐसे में क्या है कि ये मतदान हिस्टोरिक है। 2010 हो, 2015 हो, 2020 हो, बिहार में कभी 60% पोलिंग नहीं हुई। तो ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी इस तरह का हिस्टोरिक या नॉर्मल से ज़्यादा वोटिंग होती है तो इसके दोनों ही पक्ष, जो सत्ता में नहीं है वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, वो मैं ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, वो कहेंगे कि ये एंटी इनकम्बेंसी है, लोग घरों से निकलकर इसलिए वोटिंग करने के लिए गए हैं क्योंकि सरकार को हटाना है।
और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, और आज सुबह से लगातार भारत एक्सप्रेस के जितने रिपोर्टर्स थे या जो तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई, उसमें साफ साफ ये दिख रहा था कि महिलाओं की संख्या वोटिंग करने वालों में बहुत ज्यादा थी। और महिलाओं को अमूमन आप जितनी भी आलोचना कर लीजिए, बिहार में प्रो नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की छवि उनके मन में अच्छी है, ऐसा माना जाता है कि वो उनकी कोर वोटर है, जाके वोट करेगी। और पिछले कुछ दिनों में जो 10,000 वाली बात है, उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद उनको एक पुश और पुल दोनों ही फैक्टर उनके लिए काम कर रहा था। आज से 7 दिन पहले अगर आप इस बात को जानने समझने की कोशिश करती तो शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि नतीजा कुछ और, नंबर कुछ और हो सकते थे। लेकिन पिछले 5-7 दिनों में जो हमारे रिपोर्टर, जो हमारे जानने वाले बता रहे हैं, वो बता रहे कि बहुत कुछ माइंडसेट में चेंज हो गया है, और मे बी उसका एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन आज की वोटिंग है। बिल्कुल, तो वो देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि महिलाओं की आपने खास तौर पर बात की, एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, इस तरह से भी इसको समझा जा रहा है। सौरभ जी, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। किस तरीके से समझ रहे हैं वोटिंग परसेंटेज? 5 बजे तक की मैं आपको बता रही हूँ 60.13%। क्या लग रहा है, एंटी इनकम्बेंसी या फिर सीएम नीतीश ने जो महिलाओं से कहा था कि ख्याल रखना, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है? जा रही है आवाज? जी जी। देखिए, महिलाएं तो वोट करती ही है, ऐसा नहीं कि ये पहला चुनाव है। और आपको याद होगा 2020 का बिहार श्रद्धा, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। ऐसा... सम्राट चौधरी, एक मिनट रुकिएगा हमारे दोस्त। ये सम्राट चौधरी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कुछ खुलासा करना चाह रहे हैं। पहले हम दर्शकों को सम्राट चौधरी जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं वो हम सुना देते हैं, फिर वापस डिबेट पाएंगे। प्लीज सम्राट चौधरी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाए। वोटिंग चल भी रहा है, कुछ जिले में 5 बजे तक था, कहीं 6 बजे तक है, और जहां जहां लाइन लगे हैं उसको अभी भी मतदान चल रहे हैं। लेकिन मैं पहले चरण के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है, और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। और आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार रहे हैं। आप देखिएगा, इस बार भी जिस तरह 2010 के चुनाव में लालू जी के परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आया था, इस बार भी लालू जी के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आएगा। सबको चुनाव में हार देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आज फिर से बिहार की जनता को, बिहार के प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण मतदान, और बिहार में बिहार की महिलाएं, नौजवान जिस तरह मतदान एनडीए के लिए की है, सबको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एनडीए पर भरोसा किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया और एनडीए के पक्ष में मतदान किया। इसलिए सभी को, मैं बिहार के आम जनता को, 121 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देता हूं। तो सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं। अरुण कुमार हमारे साथ आरजेडी की तरफ से जुड़े हुए हैं। अरुण जी, 100 सीट बता रहे हैं सम्राट चौधरी जी, 100 सीट जीतने वाले हैं 121 में। हाँ, बिल्कुल मैं सुन रहा था। 400 पार का नारा आप तो सुने ही होंगे, और आप लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं सारे काबिल प्रवक्ता हैं, काबिल पत्रकार हैं, और पूरा जानकारी रखते हैं, हमें जैसा लगता है। 121 विधानसभा क्षेत्रों में जो आज यहाँ चुनाव हुआ है, आप देखेंगे इलाके वाइज, जिला वाइज, और उसमें से 61 सीट महागठबंधन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीतने में सफल हुई थी। और इसी 121 क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो 1 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार, कहीं 12 वोट से, कहीं 5 वोट से, कहीं 700 वोट से, कहीं 1000 वोट, यानी 1000
और 12 वोट के बीच के अंतर से 1 दर्जन से अधिक सीट हम हारे थे। और आप सबको पता है किस तरीके से शासनादेश के बल पे हराया गया था। और आप देखेंगे चाहे सुपौल की इलाके की बात कर लें, मधेपुरा की बात कर लें, सहरसा की बात कर लें, मुंगेर की बात कर लें, नालंदा की बात कर लें, हर जगह हम लीड करते आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। जहां जिस जिले में 2 सीट थी वहां 3 हो रहा है, लेकिन 2 से 1 नहीं हो रहा है। ये कहां से जीत रहे हैं हमको समझ में नहीं आता। चलिए, उनका अपना दावा है। मैं बता दूं आपके चैनल से, बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम चुनाव हार रहे हैं बुरी तरह से। सिन्हा जी भी हार रहे हैं और ये सम्राट चौधरी जी भी। और हमें अनुमान है, हम 61 जीते थे पिछले बार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। महागठबंधन 85 प्लस आएगा, जो एक्यूरेट हम लोगों को भी फीडबैक आया है। ये नहीं कि मैं बोल दूं 110 ये 20, ये तो 225 जीतते थे पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में। 25 उधर रेस्ट जो बच गया 43 25 के बाद अब बुझिए बचता ही नहीं है सीट हम लोगों के लिए। तो ये लोग बयानवीर लोग हैं। बीजेपी का मतलब ही होता है, आप समझते ही हैं। अब देखिए, जहां तक आप देखेंगे वोट प्रतिशत में जो वृद्धि का रीजन है, जो कसक था नौजवानों में, महिलाओं में, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करने का काम किया है, महंगाई के खिलाफ वोट करने का काम किया है, पलायन के खिलाफ वोट करने का काम किया है, अफसरशाही के खिलाफ वोट करने का काम किया है, विधि व्यवस्था जो यहाँ लचर है, अपराध के खिलाफ वोट करने का काम किया है। और पिछले 5 साल से मतदाता इंतजार में बैठी थी कि सरकार को वोट की चोट से हटाएंगे। 2020 में ही बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी को जनादेश दिया था, किसी से छिपा हुआ नहीं है। 11,500 वोट से ही महागठबंधन पीछे रहा था। अगर महिलाओं की सिर्फ बात करेंगे तो 2020 के तो बिहार यानी कि हम इसको विधानसभा ऐसे चुनाव समझे में भी अरुण जी महिलाओं कि का ये वोट जो प्रतिशत महिलाओं की कतारें लंबी महागठबंधन लंबी को देखी गई अधिक हैं, मिला था। ये एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भी हो सकती हैं, ये आपका मानना है? मतलब आरजेडी का यही मानना है? देखिए, सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव जी ने राजनीतिक इतिहास में बिहार में खास करके पहली बार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दे की राजनीति शुरू की। पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात करते हुए नौकरी की बात की। एनडीए के लोग मुद्दे की राजनीति कहा करते थे, रोजगार की बात कहा करते थे, नौकरी की बात कहा करते थे, क्या करते थे? मंदिर मस्जिद, भावनात्मक नारा, भावनात्मक मुद्दे। इस बार भी देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री जी का भाषा घुसपैठिए, कट्टा, कनपत्ती। अरे भैया, ये तो बिहार की जनता ये जानना चाहती है। 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार, 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार, एक भी बड़ी फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगी? बंद पड़ी चीनी मिल चालू क्यों नहीं हुआ? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? पलायन क्यों नहीं रुका? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं मिला? बेरोजगारी का हब बिहार क्यों बना हुआ है? प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ लोग पलायन क्यों कर जाते हैं? हाँ, एक बात है, हमें लगता है छठ पूजा आप तो जानते हैं बिहार के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह पहला चुनाव है, अगर देखेंगे इतिहास तो भारी मात्रा में पलायन जो हमारे बिहारी करते हैं वो आए थे घर, और पलायन का दर्द झेलने वाला, समझिए बीवी बच्चा छोड़कर 10,000 की नौकरी करने के लिए दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, वो लोग जो आए हैं ना, ये तो वो तमाम मुद्दे हैं ही, ये वो तमाम मुद्दे अरुण जी हैं ही जिसको लेकर महागठबंधन उतरा है मैदान में, तेजस्वी प्रण आया है उसके लिए। अब ये देखने वाली बात होगी, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि 14 नवंबर का इंतजार तो सभी को करना होगा कि अब जनता को क्या कुछ समझ में आया, कितना समझ में आया या नहीं समझ में आया, किसका समझ में आया, किसका मैनिफेस्टो जो लुभावने वादे हैं वो समझ में आए। देखिए, एक बात मैं बता दूं, मैनिफेस्टो तो इनका समझते ही आ रहा है मोदी जी का, घोषणा उनका होता नहीं है, बाद में जुमला साबित हो जाता है। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया अकाउंट में देंगे, किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराएंगे, महंगाई कम करेंगे, अग्रम बग्रम सब देख लिया है। 2 दशक से तो झेल ही रहा है। क्या किया? तेजस्वी यादव जी ने 2020 के बिहार विधानसभा
चुनाव में जब नौकरी की बात की, 10 लाख नौकरी देंगे सरकारी बिहार के नौजवानों को, यही नीतीश कुमार जी कहा करते थे। कहां से नौकरी लाएंगे? बाबूजी के घर से नौकरी लाएंगे। कहां से पैसा लाएंगे? खजाना ठीक में है। पैसा नहीं है। आपने देखा महागठबंधन की जब सरकार बनती है, अरे 9 अरुण जी, अगस्त 2005 को नीतीश जी अरुण जब जी, एनडीए छोड़ आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप लोग कभी सत्ता में थे ही नहीं। सुनिए सुनिए एक सेकंड, सरकारी अरे नौकरी सुनिए देने का सर, काम सुनिए किया। एक सेकंड, नियोजित आप शिक्षकों आप को तो राजकर्मी आप तो का ऐसे दर्जा बात देने कर का रहे काम हैं किया। अरुण 4 जी, लाख से अधिक सुनिए सर एक नियोजित सेकंड, शिक्षक थे। आप ऐसे क्योंकि बात कर रहे हैं जैसे आपकी जनता पार्टी ने कोई वादे ही नहीं किए। आपकी पार्टी कभी सरकार में रही ही नहीं। जो सरकार में रही सिर्फ बीजेपी और जेडीयू रही। जो वादे किए उन्होंने ही किए। जो ख्याली पुलाव बिहार की जनता को दिखाया वो उन्होंने ही दिखाया। भाई राजनीति आप भी करते हैं, राजनीति वो भी करते हैं। दोनों जने अपने अपने हिसाब से पब्लिक के बीच में जाकर और अपने अपने वादे करते हैं। जो सत्ता में है उसकी बात पर, और सत्ता में अगर वो डिलीवरी दे देता है तो पब्लिक को इंस्टेंट दिखाई देता है। 10,000 रुपए। एक मिनट में जवाब जी, दे रहा हूं, मैं जी, जवाब प्लीज। दे रहा हूं। जिस 10,000 की बात आप कर रहे हैं, जीविका दीदी को, अब क्या स्थिति है जीविका दीदी का? आप ग्राउंड पे स्थिति पे जाके देखिए, सुनिए क्या एक सेकंड ना तले दबी अरुण जी, हुई अरुण जी है। आपके पास आप और जिस अरुण जी आपके पास सामाजिक सुनिए ना सुरक्षा अरुण जी, पेंशन अरुण बढ़ाने जी, की बात अरुण जी, कर अरुण जी रहे एक हैं, सेकंड, किस स्थिति आपके में आपको और बोलने का मौका मिलेगा और आप बात रखिएगा अपनी। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति में दावे वादे और ख्याली पुलाव बना के जनता को अपने पक्ष में करना नेताओं का काम है। पार्टियां यही करती हैं। पार्टियों का काम है कि जनता को अपने हिसाब से अपनी तरफ मोल्ड करना। उसके लिए उन्हें जो लगता है वो करती हैं, चाहे वो वादे सही हो या झूठे हो, वो तो वक्त के साथ पता चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी की भी सरकार थी, ऐसा थोड़ी था कि सरकार नहीं थी। और अगर सरकार, मान लीजिए बिहार की जनता इतनी ज्यादा, अगर एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए, बिहार की जनता अगर इतनी ज्यादा भरोसा करती अरुण जी आप पर, तो जेडीयू को किसी बैसाखी की जरूरत क्या पड़ती या आरजेडी को बैसाखी की जरूरत क्या पड़ती? आप अपने से अपने बूते कोई एक सिंगल पार्टी की सरकार बनती और निश्चिंत रहते। कोई कहां जाए आए उसे क्या, आपकी सरकार जो भी मुख्यमंत्री 5 साल तक रहता। इसका मतलब पब्लिक जो है वो नेताओं से ज्यादा स्मार्ट है। पब्लिक अपने हिसाब से ट्रीट करके देखती है किसको। मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ दूसरे मेहमान भी है, अभी मुद्दे का विषयांतर न किया जाए। मेरे साथ सौरभ बैठे हुए। सौरभ ये बताइए, जो वोटिंग का परसेंटेज है ये पिछली बार हर बार के मुकाबले ज्यादा है। ये आपकी नजर से किस पार्टी को ये परसेंटेज देख के, किस पक्ष को उसको खुशी होगी कि ये हमारे लिए, और जो जेन्युइन है, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हवाई। हम जो अमूमन देखते हैं कि जब ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है, क्या वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ जाता है या सरकार के पक्ष में जाता है? उस हिसाब से बताइए आप प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो जो अभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, सम्राट चौधरी दावे करके गए, उसके बाद जेडीयू आरजेडी के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं। ठीक है, करना चाहिए। अभी तो पहला चरण हुआ है, दूसरा चरण बाकी है और सेम सीटें आज 121 है, उस दिन भी 121 सीटों पर मतदान होना है। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए जो है अपने अपने पक्ष तो अपना मजबूत रखने की कोशिश करेंगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे, अगर आप बारीकी से इस बात को देखेंगे कि लगातार जो वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है वो पिछले 5-6 वर्षों में किसको जा रहा है। मैं 2020 के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, उसके बाद देखिए, एक लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद जो है हरियाणा के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र हुए, दिल्ली हुए, अब बिहार के चुनाव हो रहे हैं। अगर हम पिछले 3 विधानसभा चुनावों का निष्कर्ष निकालते हैं तो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ करके रही है। और एक महिलाओं का वोट जो है वो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी जो जीत रही है उसकी जो भूमिका है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत ही बारीकी से लपक लिया और महाराष्ट्र में प्रयोग किया, दिल्ली में प्रयोग किया, बम्पर सीटों के साथ महाराष्ट्र में जीत करके आई और दिल्ली के अंदर भी जीत दिखाई दी। मुझे लगता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की चालाकी समझ लीजिए, उनकी समझदारी समझ लीजिए, जो इनका अलायंस है, जो एनडीए है जदयू के साथ में, वो चुनाव आचार संहिता लगने के पहले 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए महिलाओं के खाते में। अब देखिए, महिलाएं जो हैं बिहार की, अब वादे तो वो सुनती रहती हैं, तमाम इतने साल से वादे हो रहे हैं, लेकिन जो चीज़ उनके खाते में आ चुकी है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, एक बात कही गई कि बिजली बिल को लेकर के माफ करने की बात कही गई, सिलेंडर की बात कही गई, तमाम ऐसे विषय नीतीश कुमार जी ने वो आचार संहिता के पहले ही कर दिए। मुझे लगता है कि वही वोट परसेंटेज जो आज बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है वो शुद्ध रूप से महिलाओं का वोट। सौरभ, आपने अपनी बात रख ली। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता है प्रोफेसर जय आनंद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये नंबर देख के आप खुश हैं या टेंशन है? क्योंकि कई बार जब नंबर वोटिंग ज्यादा होती है
तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के काम करने की बात आती है। तो ये नंबर देख के आप खुश हैं या आपको अंदर से थोड़ी सी ये भी लग रहा है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल खुश हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर जी आनंद बोल रहा हूँ। जी जी। ये सुशासन के प्रति रुझान है और ये सारे लोग जो वोटिंग करने आ रहे हैं, जैसा कि कहा गया कि महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं हम सब मैं भी बिहार से हूँ, हम जानते हैं बिहार को रिस्ट्रक्चर रिफॉर्मेशन महिलाएं ही दे सकती हैं और निरंतर इस प्रयास को सरकार ने रखा है। अगर मैं कहूं कि किसके लिए ये ज्यादा वोटिंग हो रही है, ज्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन हो रही है, तो मैं कहूंगा कि अर्थव्यवस्था के लिए पार्टिसिपेशन हो रही है, औसत विकास दर बढ़ा है इसके लिए पार्टिसिपेशन हो रही है। जहां बिजली कभी नहीं था, लालटेन से बिजली लाने के लिए पार्टिसिपेशन हो रहा है। सड़क पुल निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी ले लीजिए, वो सारे बहुत अच्छे हो रहे हैं, उसके लिए ज्यादा पार्टिसिपेशन है। शिक्षा का भी अगर उस टाइम पे देखें क्या कि प्रतिशत जो टीचर की संख्या थी, जितने लोग थे, उससे बहुत ज्यादा बढ़ी है। महिला सशक्तिकरण हम सब जानते हैं, नीतीश जी ने बहुत काम किया है महिला सशक्तिकरण पे। यह एक जैसे कि जीविका दीदी वाला है, ये सीड मनी, जस्ट द सीड मनी है ये। अभी मैं कई लोगों से बात किया हूं, कई लोगों ने मुर्गी पालन स्टार्ट कर दिए, कई लोगों ने रेडी लगाना स्टार्ट कर दिया। कहीं ना कहीं वो लोग मेन स्ट्रीम में इकोनॉमी के ऐसे नहीं अचानक से स्टेट डेवलप हो जाता। आज आप देखें यूपी में, मैं टेक स्पार्क में गया था, एमएसएमई ने इसी तरीके के इंप्लीमेंट किए हुए हैं। पहले सीड मनी देते हैं, उनमें से जितने लोग आगे बढ़ गए उनको फिर से लोन दिया जाता है। मतलब आनंद साहब आप ये कह रहे हैं कि ये सुशासन और विकास के नाम पे वोट करने के लिए पिछली बार के मुकाबले ज्यादा लोग आए हैं, क्या श्रद्धा? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब विकास के लिए, सुशासन के लिए। जो मैंने पहले बात की कि सीएम नीतीश ने कहा था महिलाओं से कि ख्याल रखिएगा, क्या वो असर देखने को मिला है कि भाई उनका ख्याल रखा जा रहा है? और महिलाएं खास तौर पर यही समझा जाता है मिहिर जी कि महिलाएं जो हैं वो सीएम नीतीश को बहुत पसंद करती हैं, वो चाहती हैं कि सीएम जो हैं वो नीतीश कुमार जैसे हो। तो क्या ये वजह है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। ज़ेबा खान प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज़ेबा जी, क्या लग रहा है? बार बार ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है, जो पिछले बार से ज्यादा है। क्या ये एंटी इनकम्बेंसी या फिर प्रो इनकम्बेंसी, जो कि एनडीए का कहना है? देखिए, ये एंटी इनकम्बेंसी है। मैं बिहार में ही हूँ और अभी भी क्षेत्र में ही हूँ, गांव में बैठकर किसी के घर में अभी आपको वो डिबेट कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर लोग परेशान हैं। बिहार में विकास सिर्फ पटना को आप देखकर नहीं समझ सकते हैं, या पटना के मरीन ड्राइव को देखकर विकास का अंदाज नहीं लगा सकते। मैं गाँवों में जा रही हूँ, हर गलियों में जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ। गांव में नालियां नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, और स्कूल जो है वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे है। बच्चियां बीच में पढ़ाई ड्रॉप कर देती हैं, बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। मतलब दुखद स्थिति है। मन रो रहा था देखकर। मेरे पास बहुत सारे वीडियो फुटेज हैं जो मैंने गांव में जाकर बनाई है। बहुत स्थिति दयनीय है यहाँ पर। और मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि बिहार जो देश में बाकी देश के हिस्से से इतना ज्यादा पिछड़ा है। और यहाँ पर तो पूरा डंका बजता है, डबल इंजन की सरकार ने ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया, पर वो विकास कहीं दिखती नहीं है। आप पटना के मरीन ड्राइव पे खड़े हो जाइएगा तो दिखेगा, हाँ चलो अच्छा लग रहा है, चकाचौंध। लेकिन जो गांवों की स्थिति है उससे एकदम डिफरेंट है। और जहां तक पलायन की बात है, कोई भी अपने घर को छोड़कर खुशी से नहीं जाता है। कोई भी युवा, वो पेट के भूख होती है जो ये तो वो तमाम मुद्दे हैं, जाने के लिए मजबूर करता है। तो बिहार में बदलाव की लहर है। मैं बता रही हूँ, महिलाओं के बीच में मैं कही, महिलाएं बोल रही है, वो समझ रही है कि चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी लॉलीपॉप देने के लिए 10,000 रुपए दे रही है। और महिलाएं बजाते मेरे पास, मेरे पेज को आप देखिएगा तो उसमें लाइव भी मैंने बनाया, वीडियो भी ये बोलती है। जेबा जी एक बात बताइए, सुनिए आप, जेबा जी सुनिए, गठबंधन को डालेंगे। ये मैं शिव पूजन जी, मैं आपका ही रुक कर रही हूँ। सुनो, पहले मैं श्रद्धा, जेबा जी एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपकी सारी बात हमने सुन ली। आपकी पार्टी कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है बिहार में? अगर मैं एक मिनट के सुन तो लीजिए, एक मिनट सुनिए मैम सुनिए एक सेकंड ना। आपकी सारी बात को मैं एक मिनट के लिए, आपकी सारी बात को मैं एक मिनट के लिए मैं
नहीं, मैं सुनिए तो सही, आपकी सारी बात को मैं बिल्कुल सही 100% सच मान लेता हूं, और मैं सोचता हूं कि जेबा जी जो कह रही हैं उस हिसाब से हमारे पास कोई आदमी आएगा, कोई दूसरी पार्टी का एक ऑल्टरनेट लेके आएगा, और जेबा चूंकि कांग्रेस की हैं इसीलिए कांग्रेस का कोई नेता, बड़ा नेता, कार्यकर्ता आएगा। वो बिहार में कहाँ है? कौन है कार्यकर्ता आपका, कौन है आपका नेता? राहुल गांधी जी की सभाएं हो रही हैं, प्रियंका जी की सभाएं सभा हो तो रही देखिए, हैं, सभा क्या है ना जेबा जी, चुनाव के मौसम में नेता हवाई जहाज से उतरते हैं। मैडम एक सेकंड सुनिए ना, चुनाव के मौसम में नेता हवाई जहाज से उड़ते हैं, जाते हैं, सभा करके दिन भर रहते हैं बिहार में, शाम को दिल्ली में आके आराम करते, फिर अगले दिन चले जाते हैं और आते हैं, हवाई जहाज से जाते आते हैं। ठीक, कुछ एक दिन 2-4 दिन के लिए लोग बिहार भी रह जाएंगे, आ जाएंगे। मैं पूछ रहा हूं आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता, आपका कैडर कांग्रेस का बिहार में कहां है? बिल्कुल है, हर जगह है, हर क्षेत्र में है हमारा कैडर। और अगर हमारा कैडर नहीं होता और अगर हम नहीं होते ना बिहार में और हम मजबूत नहीं होते तो इन्हें एसआईआर करवाने की जरूरत जेबा जी, नहीं होती। अगर आप मजबूत होते, मैं अभी सुनिए, अभी मैं शिव पूजन जी को भी जोड़ता हूं। और 14 तारीख को हमारी सरकार बन रही है महागठबंधन जेबा जी, इसीलिए महिलाओं को दबाने के लिए, फुसलाने के लिए जेबा जी सुनिए, जेबा जी सुनिए, अगर कांग्रेस मजबूत होती, कांग्रेस, सुनिए ना, आपकी पार्टी कितनी मजबूत है मैं जरा पूछता हूं, फिर इस पे शिव पूजन जी का कमेंट भी लूंगा। कांग्रेस इतनी ही मजबूत थी कि सीटों के लिए आरजेडी ने अपने हिसाब से जितनी जरूरत लगी उतनी आर्म ट्विस्टिंग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सीट बताने के लिए आए तो जबरन, लिटरली जबरन ही कि वो सीएम होंगे और डेप्यूटी सीएम सहनी होंगे, ये कहलवाया। सीट अपने हिसाब से ली। कहाँ है कांग्रेस? शिवपूजन जी, आप पटना रहते हैं, बिहार की राजनीति समझते हैं। आ रहा हूं मैम, आपके पास भी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, आपको मौका दूंगा कहने के लिए। शिवपूजन जी, जेबा जी जितनी कुछ कह रही है, वोट का परसेंटेज आपने देखा, आपको लगता है कि ये परसेंटेज जो है एनडीए के लिए टेंशन वाला है, या जेबा जो कह रही हैं उस बात में दम है? ग्राउंड पे भी कांग्रेस वहां पर है जो कि आरजेडी को और मजबूत करने वाली है। शिवपूजन जी, देखिए, कांग्रेस ने कोशिश तो जरूर की थी। कांग्रेस ने, राहुल गांधी जब यहाँ पर आए थे, लेकिन फिर जब मैंने गौर किया कि मुद्दा कौन सा उठा रहे हैं, केस स्टडीज कौन सा प्रेजेंट कर रहे हैं, तमाम जो केस स्टडीज प्रेजेंट किए गए, ऑल ऑफ देम दे फेल फ्लैट। कोई भी केस स्टडी, फिर तेजस्वी यादव जो है कुछ भावुक होकर के उन्होंने भी कह दिया कि उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया। अंत में स्थिति क्या हुई? दो जगह से वोटर लिस्ट में उनका नाम निकल करके आया। तो एक ऐसा मुद्दा जिसका कहीं कोई पीपल कनेक्ट नहीं था। अब इसको हम कंपेयर करते हैं कि मुद्दे तेजस्वी यादव कौन सा उठा रहे थे, उनका नैरेटिव क्या था। पलायन का मुद्दा उठा रहे थे, रोजगार का मुद्दा उठा रहे थे, वो दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई, इन तमाम मुद्दों को लगातार उठा रहे थे। अब देखिए, डाइकोटोमी कहां पर है। जैसे ही महागठबंधन आकर के इन वादों को करती है, वैसे ही उसका कंपैरिजन खुद उनके कार्यकाल से हो जाता है। अभी जेवा जी इतना बोल रही थी, 1990 से लेकर के 2005 की स्थिति उनको स्मरण नहीं है क्या? उस वक्त क्या राहुल गांधी आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन एक तस्वीर जो है यहाँ पर लोग देख रहे होंगे, लेकिन आज ये जो वोटिंग के बाद की प्रक्रिया है किस तरीके से कैद हो गई है किस्मत जो है तमाम प्रत्याशियों की आज। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, 1314 प्रत्याशी जो आज चुनावी मैदान में थे और अब ईवीएम में उनकी किस्मत कैद हो गई है, ईवीएम बंद की जा रही है। वो तस्वीरें हैं, देख सकते हैं, क्योंकि 6 बजे जो है वो वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। खैर, इसकी कितनी वोटिंग परसेंटेज रही उसके लिए मेहर जी अब इंतजार थोड़ा सा और करना होगा। बिल्कुल, वो कर लेंगे। शिवपूजन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, वो कुछ कह रहे थे। जी, तो मैं बात यही कह रहा था। देखिए, कहां से कहानी गड़बड़ानी कहां से शुरू हो गई। तो जब यहाँ पर राहुल गांधी आते हैं, आपने देखा होगा कि पहली बार दशकों बाद मुझे कांग्रेस का झंडा दिखाई दिया। मुझे लगा कि शायद राहुल गांधी कम से कम एक संजीवनी जो है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में देने में कामयाब हुए हैं। उसके बाद फिर आपको ऐसी भी तस्वीरें आई, जबकि यहाँ पर बताया यह जा रहा था कि कांग्रेस को आगे बढ़ाने में पप्पू यादव की अहम भूमिका होगी। उसके पहले, बहुत पहले से यहाँ पर कन्हैया कुमार को पदयात्रा के लिए प्रेरित किया गया था। पूरे बिहार के भ्रमण पे थे वो, भितियरवा से शुरू करके किस तरीके से दोनों को धकिया दिया गया, स्टेज पर नहीं पहुंचने दिया गया। फिर आपको वो तस्वीर भी होगी कि जब यहां से तेजस्वी यादव जाते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में, उनकी पेशी थी। ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे इनसे मुलाकात करते हैं और ना राहुल गांधी इनसे मुलाकात करते हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरा के बाद राहुल गांधी आराम से विदेश चले जाते हैं। ठीक, बिहार की कहीं कोई चिंता नहीं थी। एक लैकलस्टर अप्रोच का सेम्बलेंस गया, जो वोटर्स को दिया कि वो नॉन सीरियस स्टफ है, नॉन सीरियस प्लेयर्स हैं। अब कैंपेनिंग के लिए आते हैं। ठीक है, आपका एक बहुत बढ़िया जेस्चर है कि आप जलेबी तल रहे हैं। तो बिहार में आप आए जलेबी तलने, मछली पकड़ने के लिए, आपको एग्रेसिव कैंपेन करना था। कोई साझा कार्यक्रम इनका नहीं हुआ। और मैं आपको बता रहा हूं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने आज से 6-7 महीने पहले क्यूआर कोड जारी किया था 243 की 243 सीटों पर।
होमवर्क प्रॉपर कर रहे थे। इन्होंने अखिलेश सिंह को हटा करके कृष्णा अलावरू को इसलिए लाया था क्योंकि अखिलेश सिंह पर यह आरोप था कि वे लालू के मैन फ्राइडे हैं, उनके करीबी हैं। वही कृष्णा अलावरू की क्या स्थिति कर देती है कांग्रेस पार्टी की, लालू से अंदर मंत्रणा होती है और कृष्णा जवा जी आपके पास आ रहे हैं, जरा दरवाजे के शिवपुरी बाहर जी की बात खड़े कर खत्म दिया कर जाते हैं। तो कांग्रेस को कुल मिलाकर के घुटने पे लाया लालू प्रसाद यादव ने, बार्गेनिंग टेबल पे इक्वल फुटिंग पे नहीं थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है, मैं बार बार जिक्र करता हूं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी 2016 में खाट पे चर्चा शुरू की थी, बहुत बढ़िया कैंपेन चल रहा था। लास्ट में क्या हुआ, घुटने टेक करके अखिलेश यादव के साथ ये आ गए यूपी के छोरे के स्लोगन पे। वही स्थिति बिहार में भी हुई है। और मेरा मानना है, मैं आपको बता दूं, मैं कोई फोरकास्ट नहीं कर रहा, मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है सब ग्राउंड बेस्ड इंफॉर्मेशन है। 40 रिपोर्टर की टीम मेरे साथ फिलहाल काम कर रही है। अगर ये महागठबंधन का परफॉर्मेंस 2020 से अगर खराब होता है तो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार होगी महत्वाकांक्षा मुकेश सहनी की, सबसे बड़ी जिम्मेदार होगी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से इनका ढीली ढाली अप्रोच रहा, इतनी गांठें इन्होंने महागठबंधन में बांधी। अभी भी बताया जा रहा है इनके 11 सीटों पर ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है। और मैं आपको बता दूं, आखिरकार मुकेश सहनी ने अपने कैंडिडेट को हटाया ना, अपने भाई को हटा लिया ना, तेजस्वी के दबाव में ही हटाया होगा। तेजस्वी यादव ने कहीं कोई एक्शन तो नहीं लिया, जो तथाकथित बागी उनके कैंडिडेट गौरा बराम सीट की आप बात कर रहे हैं जहाँ पे संतोष रानी थे जी, गौरा बराम से, तो उनकी पोजीशनिंग क्या रह गई? वो अपने आप को बता रहे थे कि मल्लाह के सन ऑफ मल्लाह और तमाम चीजें, उनकी क्रेडिबिलिटी उस कौम में कितनी रह गई होगी। ऐसे ही करके क्या हो रहा है कि ये लगातार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक कोने में कुल्हाड़ी था और कांग्रेस ने जाकर के उस कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। मैं आपको कह रहा हूं कि ये चुनाव इनके लिए एक हाई बेंचमार्क सेट कर सकता था। इन्होंने मौका दिया है, केक वॉक कराया है एनडीए का, मैं बता रहा हूं। दूसरी तरफ एक जो फॉर्मिडेबल चैलेंजर के रूप में प्रशांत किशोर उभर सकते थे, जैसे ही प्रशांत किशोर ने पहले तो लॉफ्टी क्लेम्स करना शुरू किया, राघोपुर से लड़ेंगे, सीधे चैलेंज करेंगे और उसके बाद फिर वो विथड्रॉ कर सकते हैं। उसी वक्त से आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जन स्वराज नेपथ्य में चली गई है। जी जेवा, अब बताइए, आपने शिवपूजन जी की बात सुन ली, अब हम आपको सुनना चाहते हैं, बताइए। कि सवाल पूछिए आप। उन्होंने तो कह दिया कि कांग्रेस की महत्वाकांक्षा, अगर महागठबंधन का परफॉर्मेंस खराब होता है तो मुकेश सहनी और कांग्रेस, इन दोनों की महत्वाकांक्षा रिस्पॉन्सिबल होगी खराब प्रदर्शन के लिए। देखिए, अभी से आप कैसे ऐसे समझ गए कि हमारा परफॉर्मेंस खराब आपकी होगा? तो आरजेडी आर्म ट्विस्टिंग करती है, आप ये बात मान लीजिए जेबा। राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है। देश के प्रधानमंत्री लगातार या तो चुनावी रैलियों में रहते हैं या विदेश के दौरे में रहते हैं। सवाल उनसे भी कीजिए, उनके बारे में भी बोलिए। राहुल गांधी जी कौन आवाज उठा रहा है इस देश के लिए? बिहार के लिए कौन आवाज उठा रहा है? बिहार के पलायन के लिए कौन आवाज उठा रहा है? अगर ये लोग तो अडानी और अंबानी के शादियों में जाते हैं। राहुल गांधी जी ने बहुत गलती कर दी इनके नजर से कि जलेबी तलने वाले लालू जी को क्यों नहीं कहा? राहुल गांधी जी फिशरमैन के पास चले गए, मछली पकड़ने वाले के पास खुदा कर दिया इनके नजर में, क्योंकि ये तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास जाएंगे। लेकिन जेबा, आप ग्राउंड जीरो की बात करती हैं, आप बात कर रही हैं मुद्दों की, पलायन की, इन तमाम चीजों की, लेकिन राहुल गांधी भी तो सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा और ये तमाम चीजें करते रहे। 5 आदमी वेटिंग करने वाले हैं सत्ता पक्ष से, इधर भी मौका दे और ऐसे लोगों के जी अरुण जी आइए। अरे अरुण जी को लाया जाए, अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अरुण जी। नहीं, मैं सुन रहा था पत्रकार भाई को। ठीक है, महागठबंधन पे ही इनका पूरा फोकस है, इस पर तो चर्चा करिए भाई। नीतीश कुमार जी को सीएम फेस नहीं घोषित कर भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने कलेजे में ही कुल्हाड़ी मार दिया। अन्ना तो जदयू का वोटर ट्रांसफर हो रहा है, भाजपा को दे रहा है। अन्ना एलजेपी आर का वोट ट्रांसफर हो रहा है जदयू के लिए, अन्ना जदयू का हो रहा है एलजेपी आर के लिए। 29 सीटें जो दी है हनुमान को 2-3 सीट अगर मिल जाए तो यही काफी है। तो ये स्थिति वहां झुतम पैजार की स्थिति है ग्राउंड लेवल पर। हमारा तो मतदाता इंटैक्ट है। मतदाता क्या, बिहार की जनता लड़ रही है नीतीश भाजपा सरकार से। मतलब आप पूरे श्योर हैं, सरकार बना कि हमारा जो मतदाता है वो समझ में आ गया। जन विश्वास के प्रति जरा पूछो कि तो इनकी इसमें सीटों का याद बंटवारा रखिए क्लियर ना, है। मैं उसी पर आ रही थी कि सीट शेयरिंग पे जो देखने को मिला कि एंड टाइम तक, जिस दिन नामांकन की तारीख है पहले चरण की, उसके बाद और उसके बाद भी कुछ तय नहीं हुआ था। और किस तरीके से तेजस्वी यादव दिल्ली आए और किस तरीके से लगातार इस पर खींचतान हो रही थी। प्रोफेसर बीना भारती, अब से कुछ देर पहले मैं वीना से सवाल पूछना चाह रहा हूँ। वीना जी, वीआईपी पार्टी का क्या होगा? आप लोगों ने तो 80 से शुरू किया था,
फिर उसके बाद 60 सीट पे बात आई, फिर हुआ कि 20-25 से कम मानेंगे नहीं, फिर 10-15 में आ गया। मुकेश सैनी जी ने खुद के लिए आवाज अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। उसके बाद मुकेश सैनी जी ने अपने लिए डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट करवा लिया, लेकिन चुनाव खुद लड़े नहीं। गौरा बोराम पहुंचे पूरे लाव लश्कर के साथ नॉमिनेशन करने के लिए, सामने में आरजेडी के कैंडिडेट को देख के विड्रॉ कर लिया, भाई को खड़ा कर दिया, फिर भाई को बिठा दिया। आपकी पार्टी का क्या आगे का सीन क्या है मैम? हाँ, जो आपने क्वेश्चन बड़ा बढ़िया पूछा मेरे से। मेरी पार्टी का बहुत बड़ा उद्देश्य है, मुकेश सहनी जी जो हमारे नेता है, आदरणीय सन ऑफ मल्ला, वो मुंबई जैसे शहर जब ऐशो आराम को छोड़ के राजनीतिक में उतरे तो कुछ तो उनका बेस्ट होगा जो चर्चित है। सीट पे नहीं लड़े गौरव पे तो क्या हुआ, अफजल अली खान को उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। अफजल अली खान भी हमारे भाई हैं और संतोष सैनी जी भी हमारे भाई थे, तो हम वीआईपी पार्टी ने अपनी पूरी समर्थन अफजल अली खान को दे ली। और हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे नेता 110% डिप्टी सीएम बनेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल बनेंगे। और आज हमने देखा, खासकर मैं बात कर रही हूँ, मेरा राघोपुर विधानसभा है, तो मैं अपने विधानसभा में देखी कि महिलाएं अपने आर्थिक न्याय के लिए वोट कर रही थी, युवा पीढ़ी अपने एक खासा उत्साह मैंने देखा, अपने भविष्य के निर्माण के लिए वोट कर रही थी। मैं तो बदलाव देख रही थी, पलायन को लेकर के युवाओं में जो उमंग को मैंने खुद वहां देखा है, कई जगह मैंने खुद वहां जाकर मैंने देखा है, उत्साह में उमंग है। ऐसा उमंग जो हम पहले हम भी वोटिंग करते थे तो देखते, लेकिन इस बार का उमंग और छठ के महापर्व में जो हमारे भाई बंधु पलायन के वजह से जो बाहर रहते थे वो यहाँ पे आए हैं, अडिग रहे और अपने मत के लिए, अपने अधिकार के लिए बाहर से तो लोग आ गए बीना जी। सुनिए, दिल्ली से, मुंबई से, तमाम जगहों से लोग बिहार पहुंच गए वोटिंग करने के लिए, मगर मुकेश सहनी जी तो चुनाव ही नहीं लड़े, वो चुनाव के मैदान से ही निकल लिए मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनने के लिए। कहाँ, क्यों नहीं लड़ गए? हार का डर था, हार का डर था, किस बात के लिए नहीं? नेता कौन होता है? नेता तो वो होता है जिसपे समझ, इसको हार का डर नहीं बुला सकता। तो फिर किस बात का डर है? महागठबंधन के परिवार नहीं, हार का डर आप क्या है? सबके सुनिए, जितने भी महागठबंधन की पार्टियां हैं, चाहे वो आपकी वीआईपी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़ी हुई थी, अभी है ही, सबको आरजेडी ने अपने आर्म ट्विस्टिंग के ये कान पकड़ने के, जैसे मर्जी हुआ वैसे घुमाया, वैसे टर्म डिक्टेट किया और आप सबने वही काम किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने देखा होगा वीडियो में राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के, वो तालाब में भी कूदे मुकेश सैनी जी, इसे अपनापन नहीं दिखा, मजबूती नहीं दिखा आपको। कांग्रेस के प्रवक्ता मजबूती तो हम सबको दिखी, मजबूती दिखी सीट शेयरिंग के टाइम पर, मजबूती दिखी सीट शेयरिंग के टाइम पर, क्योंकि इंतजार ही करते रह गए हम तो कि पता चले कि कौन कितनी सीटों से चुनावी मैदान में है। और बीना जी, अब से थोड़ी देर पहले क्या इसलिए नहीं लड़े वो चुनाव, जैसा कि मिहिर जी बात कर रहे हैं कि भाई मैं तो मुझे डिप्टी सीएम पूछना चाह रहा हूँ कि मजबूती से मैदान में डटे रहिए, और 14 तारीख के बाद जब नतीजे आए तब भी महागठबंधन के साथ ही उतनी ही मजबूती से चिपके रहिएगा जैसे कि अभी हैं। ऐसा ना हो कि जैसे पिछली बार, भाई ऐसा थोड़ी है कि आपको सामने वाले से वैर है, पहले तो नहीं साथ थी ना आप, 4 सीट जीतने के बाद फिर मन खट्टा हो गया, तो इधर से भी मन खट्टा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं, मन खट्टा नहीं होता है, राजनीति की ग्राफ उलटती पलटती रहती है, मन खट्टा नहीं होता है। जहाँ गठबंधन तो मतलब मान रही है, मतलब ये मान रही है आप भाजपा की ये उलटती पलटती रहेगी। उन्हें 4 विधायक खुद उन्होंने रख दिया कि राजनीति में संभव है। भाई वीआईपी पार्टी की हालत तो ऐसी हो गई थी कि अंतिम समय तक वो गिड़गिड़ाते रहे। अंतिम समय तक अगर उनको जो है थोड़ा सा भी भाजपा या एनडीए की तरफ से बुलावा आ जाता तो निश्चित तौर पर चले जाते, लेकिन उनको इधर से कोई हवा मिल नहीं रही थी एनडीए की तरफ से, और उधर से तेजस्वी यादव लगातार बताइए कहां से लाकर के कहां पहुंचा दिया, और एक हसीन मुंगेरी लाल के सपने देकर के छोड़ दिए कि मैं भैया सीएम बनूंगा और तुम डिप्टी सीएम बनोगे। देखिए, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं। सर, ये बताइए, चुनाव के जब नतीजे आ जाएंगे तो क्या इनके लिए आपके पास कुछ है कि आ जाइए पुराने ही साथी? सारी चीज देखती हूँ, मैं भी नाचती रहती हूँ, पूरा देखते रहती हूँ न्यूज पे। आप लोगों ने तो इतना बुलाया मुकेश सैनी जी के, लेकिन मुकेश सैनी जी का कहना था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रोफेसर जय आनंद, मिहिर जी का सवाल आपसे था कि क्या लगता है कि वापस आ जाएंगे क्या मुकेश सहनी आपके पास, और आप लोग बिल्कुल बाहें खोल के स्वागत? चिल्ड्रंस डे है
ये राजनीतिक वापस आ जाएंगे तो बिगड़ैल महागठबंधन जो में है, कहोगे कहाँ वापस जाएंगे, वो वापस आएंगे वो? या क्या बात कर रही हैं आप लोग? ठीक है, महागठबंधन इन दोनों में हलकों को जी। 14 तारीख को चिल्ड्रंस डे के मौके पर लॉलीपॉप जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो अरुण मत जी नहीं है। देखिए हमारे पास टाइम की कमी है। अरुण जी सिर्फ एक बताइए, तो पिछली बार 14 जब ये तारीख को 121 पटाखे सीटों की के गूंज से आपके मीना जी कानों तक जरूर पहुंचेगी कि एक सेकंड हमारे साथ महागठबंधन अरुण जी जीत जुड़े गई, हुए हैं, जीत उनके गए। लिए थोड़ा टाइम दे दीजिए। अरुण जी ये बताइए कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इन 121 सीटों में पिछली बार आपके सीटों की संख्या थी 61, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो उससे ऊपर टॉप अप ऊपर जाएंगे आप या उससे नीचे जाएंगे खिसक के? नहीं, मैंने तो पहले ही बताया आपको 61 से हम ज्यादा जाएंगे, 90 के आसपास रहेंगे। चलिए आपने अगर 100 से देखेंगे कम, उस सम्राट जिले चौधरी जी ने 100 कहा मैं- था, मैं आप थोड़ा 90 सा एक- 90 पे रुक गए। एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप डिबेट पर से जब जाएंगे, जो भी है यहाँ पत्रकार बंधु भी, वो उल्टा के देखेंगे, नालंदा हो, पटना हो, मुंगेर हो, सुपौल बिल्कुल, यानी कि हो, कुल सहरसा हो, मिलाकर अब मधेपुरा जो हो। होगा वो तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि क्या कुछ उलटफेर होने जा रहा है, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं तो बहुत ज्यादा होती है, ये हम सब जानते हैं। अब दूसरे चरण का मतदान जो कि 11 तारीख को होगा, उसमें भी देखेंगे क्या वोटिंग परसेंटेज रहती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में।